Yes, sir. Yes, sir. ये भी हो गया था। एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम वाला, ठीक है। तो अब हम लोग यूकैरियोट में जो पैकेजिंग है उसको देखते हैं। पैकेजिंग इन यूकैरियोट, डायग्राम बना लिया था, क्वेश्चन कर लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो पैकेजिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से पैकेजिंग यहाँ पर होती है। यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन के साथ, प्रोकैरियोट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। लेकिन याद रखना है, जो भी हिस्टोन प्रोटीन होगी, चाहे वो नॉन हिस्टोन हो या हिस्टोन प्रोटीन हो, दोनों का नेचर क्या होगा बेटा, बेसिक या एसिडिक? बेसिक होगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट पर। पहला पॉइंट लिखो, इन यूकैरियोट्स the packaging of DNA carried out with the help of बेटा पॉजिटिवली होगी या निगेटिवली होगी? पॉजिटिवली चार्ज, यस, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, positively charged basic protein called histone. पीएमटी का क्वेश्चन आ गया, पॉजिटिवली चार्ज है और बेसिक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों बेसिक है? हिस्टोन आर रिच इन, कौन से अमीनो एसिड आएंगे बेटा? Basic. Lysine and arginine. Yes. And arginine. बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनाइन। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया कि हिस्टोन प्रोटीन में रिचनेस किसकी होती है? लाइसिन और आर्जिनिन। तो पहला जो पैकेजिंग है वो डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन आ गई। तो यहाँ पर हो गया हिस्टोन एंड डीएनए, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म, नाम बताओ? Nucleosome. साथ में नोट करते रहो। क्योंकि प्रीवियस क्लास में समझा दिया था मैंने।
न्यूक्लियोसोम, एक एक न्यूक्लियोसोम आपस में चेन बन गया, बीड्स की तरह दिखाई पड़ने लगे। यही एनसीईआरटी का पॉइंट, न्यूक्लियोसोम चेन gives a beads on a string। बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो है वो कुछ नहीं है, कब ये वेरिएंस कहाँ हम देखेंगे, नॉर्मल नहीं देखेंगे, अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका भी डायग्राम आप लोगों ने बना लिया है। देयर आर, कितने टाइप की स्टोन है, 5 टाइप्स ऑफ स्टोन। क्या क्या नाम दे दें, H1, H2A, H2B, H3 and H4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, H1 जो है वो लिंकर डीएनए को जोड़ रहा था डायग्राम में, याद आया? वैसे देखो, देखा, H1 लिंकर डीएनए को जोड़ रहा है, बाकी जो 4 है उनके डबलेट यही कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी बनाई। देख रहे हैं बेटा? यस सर। यही पॉइंट हो गया हमारा। 4 ऑफ देम कौन कौन से, H2A, H2B, H3 and H4। अगर इन पेयर डबलेट फॉर्म हो गई, फॉर्म क्या कहते हैं बेटा, ऑक्टोमर और इसी को हम कहने लगते हैं कार्ड न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और न्यू बॉडी में 4 टाइप की स्टोन है, बट वो पेयर्ड फॉर्म में है, टोटल 8 है, दैट इज ऑक्टोमर। नेक्स्ट पॉइंट, H1 हिस्टोन इससे जुड़ी है। H1 histone is attached किसके साथ में, over the linker DNA।
नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, जो अभी करवाया था क्वेश्चन, अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, about 200 base pair of DNA ये पॉइंट सर है जो लेफ्ट हैंडेड वाला, ओवर द हिस्टोन ऑक्टोमर to form a nucleosome. क्लियर पॉइंट हो गया बेटा ये? यस ऑनलाइन बेटा? यस सर, यस सर। ये तो हमने देखा बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर जो न्यूक्लियोसोम बना, लेकिन बाद में क्या बनने वाला है बेटा? सोलिनॉइड, सुपर सोलिनॉइड, दैट मीन्स क्रोमेटिन। तो जहां से क्रोमेटिन कहना हम शुरू करते हैं तो वहां पर केवल हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, कुछ दूसरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यस, अब ये पॉइंट आया। The packaging at higher level जहां से क्रोमेटिन बनेंगे require additional set of protein set of protein called non-histone protein नहीं बेटा, non-histone chromosomal प्रोटीन, शॉर्ट में इन्हें कहेंगे NSC प्रोटीन। दे आर, इनका नेचर देखो, एसिडिक इन, तो कंफ्यूज मत होना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो बैक्टीरिया वाली है वो बेसिक है, लेकिन जब क्रोमोसोम बनने लगा तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो यूकैरियोट में है उसका नेचर एसिडिक है। सर क्रोमोटिन जब तक बनता है तब तो नॉन प्रोटीन नहीं रिक्वायर्ड होते ना? बिल्कुल नहीं होती है, जब क्रोमोसोम बनेगा, जब पैकेजिंग और हायर लेवल पे होगी, जब क्रोमोटिन, हाँ, एनएससी प्रोटीन आर 3 टाइप, मतलब इनके फंक्शन अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। जैसे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चरल एनएससी प्रोटीन, फंक्शनल
फंक्शनल एनएसटी प्रोटीन कुछ नहीं है बेटा, ये एंजाइम हो गए। ये कौन से जो हम लोग पढ़ेंगे, डीएनए, पॉलीमरेज और अरे बेटा जब रेप्लिकेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो डीएनए से ही तो स्टार्ट होगा, क्रोमोसोम से स्टार्ट होगा, तो पैकेजिंग बन जाती है। तो यही वहां पर बिहेव करने लगते हैं फंक्शन की तरह। डीएनए से डीएनए बनाना है या डीएनए से आरएनए बनाना है, तो इनका नेचर भी एसिडिक होता है और इनको भी हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और तीसरी होती है रेगुलेटरी एनएससी प्रोटीन। required in regulation of gene expression। हम लोग पढ़ेंगे आगे, जीन एक्सप्रेशन होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो उस पर रेगुलेशन रखना होता है। जरूरी नहीं है सारा डीएनए एक साथ ही प्रोटीन बनाए, तो वहां पर रेगुलेटरी, हालांकि ये बियॉन्ड द सिलेबस है, ये आपके कोर सिलेबस में नहीं है कि रेगुलेटरी प्रोटीन कैसे काम करती है, ये रेगुलेटरी एनएसपी प्रोटीन कैसे काम करती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं 3 टाइप की जो है वो एनएसपी प्रोटीन होती है। अब जब पैकेजिंग हो गई तो एनसीईआरटी ने एक और लाइन लिख दी कि हायर लेवल पर तुमने क्रोमेटिन बना लिए। अब क्रोमेटिन 2 टाइप के होते हैं, 11th वाला टॉपिक। क्रोमेटिन आर ऑफ 2 टाइप। यूक्रोमेटिन, तो यूक्रोमेटिन बेटा ये बहुत ज्यादा थिक नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड। जब हम स्टेन करते हैं क्रोमोसोम को तो यूक्रोमेटिन हल्का स्टेन लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा थिन होते हैं, तो हम लिख सकते हैं लाइट स्टेन्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब इनका डीएनए क्या बना लेता है या क्या बना सकता है? कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि यूक्रोमेटिन ही रेप्लिकेशन करते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, रेप्लिकेशन दोनों करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट स्पीसीज में तो फिर यूक्रोमेटिन पहुंचता ही नहीं, हेट्रोक्रोमेटिन पहुंचता ही नहीं। तो यूक्रोमेटिन में भी हम लिख सकते हैं रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। और अब बात करते हैं अपनी हेट्रोक्रोमेटिन की। सारे पॉइंट्स अपोजिट कर दो, डेंसली पैक कर दो, डार्क स्टेन्ड कर दो,
ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन याद रखना रेप्लिकेशन यहां पर भी होगा। अब अगर हम अपना न्यूक्लियस बनाते हैं बेटा, और न्यूक्लियस के अंदर हम इस तरीके से अपने क्रोमेटिन फाइबर को दिखाते हैं, तो इनमें से कहीं कहीं पर डार्क कर दो, यूं डार्क हो गए बेटा, ये डार्क हो गए, तो ये हो गए आपके हेट्रोक्रोमेटिन, और जो लाइट है वो हो गए यूक्रोमेटिन। ये हम न्यूक्लियस में देख सकते हैं एट प्रोफेज स्टेज। किस स्टेज में बेटा? सॉरी गलत मैंने बोल दिया, इसमें देखेंगे, बताओ। इंटरफेस। क्योंकि बाद में तो कंडेंसेशन हो जाता है। क्लियर बेटा? डन ऑनलाइन? यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन, theoretically how many beads nucleosome do you imagine are present in a human cell? जल्दी से आंसर, 5 सेकंड में। अरे भाई एक बीट में कितने बेटा, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर थे? 200। 200। तो भाई आंसर निकला है 200 बेस पेयर। 3.3 into 10⁻⁷. Yes, one beat, that is न्यूक्लियोसोम। और आपको डिप्लॉइड का साइज कितना था बेटा? 6.6 into the power 9 बेस पेयर, यही तो था साइज। यही तो था साइज डीएनए का। अब आप क्या करना है इसमें, क्या करें हम? 200 से डिवाइड। 6.6 into 10 to the power 9 upon 200,
कितना आंसर आ गया बेटा? 3.3 into 10 to the power 7 beads या क्लियर? Yes, sir. तो हम लोग डीएनए के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, फिर डीएनए की पैकेजिंग देख ली, और अब पता करेंगे कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन है। अगर हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मान रहे हैं तो हमें एविडेंसेस चाहिए। तो 2 एविडेंस आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, है ना बेटा? बेवकूफ है। करूं बेटा चेंज? Yes, sir. यस। इतना समझ में आ गया? और देखो बेटा, जितना अभी तक पढ़ाया लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। हमेशा पढ़ते टाइम ये देखा करो, हमेशा एक रूल बना लो, एक सिस्टम बना लो बेटा। अभी बहुत टाइम है। देखो, बोर्ड का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया, 10th का एग्जाम कैंसिल हो गया, तुम्हें देना है नीट, उसका कुछ अता पता नहीं है बेटा। जो भी टाइम आपको एक्स्ट्रा मिले, मैं तो कहता हूँ कि कितनी अच्छी बात है। ठीक है, कंडीशन काफी ज्यादा स्कैरी है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है, लेकिन बेटा आप उस टाइम को अपना यूटिलाइज करो अच्छे से। मतलब आप ये सोचो कि यार मुझे 1 महीना और मिल गया है, मेरे 400 नंबर आ रहे थे और 1 महीना मैंने और ज्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर ली, तो क्यों नहीं मेरे 600 नंबर आ सकते हैं। अभी से बार बार कहता हूँ बेटा, अभी बहुत टाइम है। जो भी टॉपिक पढ़ने बैठो, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो बेटा, जरूर करो। फंजाई पढ़ने बैठे, अब फंजाई के जो लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन आए। एल्गी पढ़ने बैठे, एल्गी के लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन आए। मतलब तुम सिस्टम बना लो कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन अगर हमसे हो रहे हैं तो इस बार जो आएगा वो भी होगा। पढ़ा आपने उतना ही है, कोई बात नहीं। अगर आपके लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं नोट्स में या एनसीईआरटी में, तो आपको यकीन करना होगा कि इस बार भी क्वेश्चन मिलेगा। बस इस टेंडेंसी के साथ पढ़ना शुरू करो। जेनेटिक्स वाला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको, फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर हो गया। अब देखो बेटा, लास्ट ईयर में फ्लावरिंग प्लांट से कौन कौन से क्वेश्चन आए। आप 5 इयर्स में जब क्वेश्चन देखोगे तो कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग, लेकिन आपके सारे हो जाएंगे। एनसीईआरटी से 18 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन नोट से हो जाएंगे। जेनेटिक्स में तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा लास्ट 5 इयर्स के। तो इस तरीके से स्टडी जब भी करो तो उसका आउटपुट देखो यार, कि हमने जो अभी पढ़ा उसका आउटपुट क्या आया। फौरन उठा के अपने क्वेश्चन देखे और उसके बेसिस पे कर लिया। क्लियर? Yes, sir. तो ये हमारा हो गया बेटा। अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक होगा डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल।
हेलो जी सर। हाँ क्लास चल रही है सर, बताइए। नहीं बता दीजिए सर, क्या हुआ बताइए। हाँ सर, वो कल मैंने बीएम सर से भी बात करी थी, तो हाँ, तो मैंने कहा था आज उसका प्रोग्राम बनाते हैं, पहले क्लास कर लेता हूँ सर, फिर उसको बनाते हैं, ठीक है ना सर। हाँ, आप सेंटर पे हैं क्या? अच्छा, मैं भी अभी सेंटर पे जाऊँगा थोड़ी देर में सर, टाइम टेबल वगैरह भी बनवाना है कल का, तो अभी मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल बात करिए। तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा अपना टॉपिक हो गया। कुछ चीजें तो वही पड़ी हुई हैं। अभी हम कहेंगे कि डीएनए आरएनए, अब जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, अब 11th में नहीं पढ़ाना है बेटा मुझे, कुछ चीजें 11th में पूरी कहानी सुनानी पड़ती है, वो नहीं है। हम जानते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, बताओ जल्दी से। आरएनए आरएनए था। इवोल्यूशनरी पहले आरएनए आया, बाद में उसमें म्यूटेशन हुआ और क्या बन गया? डीएनए। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है और बाद में चेंज हुआ डीएनए। अब हमें एविडेंस देने हैं अपने लिविंग बॉडी में, नो डाउट जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो बिल्कुल है, लेकिन वायरस में डीएनए भी है, आरएनए भी है। लेकिन अगर हम लिविंग बीइंग्स की बात करें, अगर हम बैक्टीरिया से शुरुआत करें, अगर हम आर्की बैक्टीरिया से शुरुआत करें और आर्की बैक्टीरिया से होते हुए हम पहुंच जाएं अपने ह्यूमन तक, तो दैट मीन्स उसमें हमने अगर किंगडम लेवल पे देखें तो हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या? डीएनए। सिर्फ और सिर्फ डीएनए। ध्यान रखना, जेनेटिक मटेरियल पूछा जा रहा है, क्रोमोसोम नहीं पूछा जा रहा है, क्रोमोसोम नहीं पूछा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जैसे सपोज क्वेश्चन आया, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। अब जरा देखना, मेड अप ऑफ सर्कुलर dsDNA and RNA. Second point, circular dsDNA, RNA and non-histone protein. थर्ड वन आया, linear dsDNA, RNA and histone protein. फोर्थ आया DNA only. Which one is correct? DNA only. DNA only आंसर, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा, क्योंकि जो जवाब तुमने दिया था दूसरा, सेकंड हो सकता है नहीं, वो जवाब था किसका? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अगर क्वेश्चन होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, तो सेकंड ऑप्शन होता है, और अगर जवाब होता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम,
ठीक है ना बेटा। लेकिन क्या पूछा गया, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। अब तुम इस बैक्टीरिया को हटा दो, कुछ भी कर लो, बैक्टीरिया कर लो, चाहे प्लांट, पंजाई। अरे भाई क्या हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई, एनिमल, कोई भी प्रोटिस्टा उठा के डाल दे, कुछ भी डाल देते, आंसर हमेशा क्या होता, डीएनए ओनली, याद रखना। हाँ, वायरस के लिए आपको याद करना पड़ेगा, कुछ वायरस आरएनए है और कुछ वायरस डीएनए है। तो क्वेश्चन पे जाओ, बहुत अच्छी तरीके से, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाते हैं। अब हमें प्रूव करना है, क्योंकि वही है तीनों चीजें, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, फंजाई हो, प्रोटीन भी है, आरएनए भी है और डीएनए भी है। तो अब हमें प्रूव करके देखना है कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। क्लियर पॉइंट हुआ बेटा। चलो भाई, अब हम एविडेंस देखते हैं कि क्या क्या एविडेंसेस हमें मिलेंगे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के लिए। सबसे पहले हम एविडेंस लेकर आते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। पहला एविडेंस, सभी ने पढ़ा, ये ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया बेटा, ग्रिफिथ। या फर्स्ट पॉइंट, conducted by Frederick Griffith। in 19, बहुत पुराना है, 28। कैसे किया, he performed series of experiment by selecting two strain of Streptococcus pneumoniae। कभी कभी डिप्लोकोकस करके भी दिया होता है, डिप्लोकोकस जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन स्ट्रेन को उन्होंने नाम दे दिया S3 strain and R2 strain। That was इन विट्रो था या इन विवो, फिर क्वेश्चन आ गया, देखो भाई, इन विवो एक्सपेरिमेंट। इन विवो किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के माइस में इंजेक्ट किया था,
माइस में इंजेक्ट किया था। ठीक है, क्या हुआ भाई? सबसे पहले केस में, पहली सीरीज में इन्होंने R सेकेंड इसको इंजेक्ट कर दिया माइस में और देखा चूहों को निमोनिया नहीं हुई, वो आराम से सरवाइव, या वो लिविंग रहे या वो लाइव रहे। ओके, दूसरे में जब उन्होंने S3 को इंजेक्ट किया तो उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। उन्होंने कहा R सेकेंड जो है वो नॉन वेरुलेंट है और S3 जो स्ट्रेन है वो वेरुलेंट है, पैथोजेनिक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा था। अब की बार उन्होंने क्या किया कि जो S3 वाला था उसको उन्होंने उस बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पे रखा, दैट मीन्स उसको मार दिया, हीट किल्ड कर दिया। फिर लगाया तो भी जिंदा रहे। ये भी बात समझ में आई कि ठीक है, S3 को हीट किल्ड कर दिया तो उन्होंने डिजीज कॉज नहीं करी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मर गए थे। लेकिन फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, R सेकेंड लिया, डेथ उससे भी नहीं हुई थी, प्लस S3 लिया, उससे डेथ हो गई थी, लेकिन S3 को हीट किल्ड कर दिया था। इसका मतलब होना ये था कि ये भी सरवाइव करते। क्यों बेटा? ये भी क्या करते, सरवाइव करते कि नहीं करते? फोर्थ वाली कंडीशन। बेटा आवाज आ रही है सभी को, रिस्पॉन्स तो दे दिया करो कम से कम। यस सर। यस सर। ओके, अब क्या हुआ जरा देखो, ये मर गए। अब जो कहानी निकल के सामने आई सारी, वो ये थी कि देखो ये हमने बनाया R सेकेंड और ये हमने बनाया S3। मतलब S3 क्या था, कैप्सुलेटेड, और इस कैप्सूल की वजह से इसकी सरफेस स्मूथ हो गई थी, तो हमने नाम क्या दे दिया था बेटा इसको, S टाइप। और हमने कहा कि ये क्या थे, वेरुलेंट थे। क्या थे बेटा ये, और इसको हमने रखा था नॉन कैप्सुलेटेड, और ये थे नॉन वेरुलेंट, मतलब डिजीज कॉजिंग नहीं थे। लेकिन जब तुमने कैप्सुलेटेड R सेकेंड वाले को हीट किल्ड कर दिया, तो हीट किल्ड करने से क्या क्या टूट गया होगा बताओ? इसका जेनेटिक मटेरियल ना, हीट किल्ड करने से कैप्सूल टूट गया, सेल वॉल टूट गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गई, साइटोप्लाज्म डीनेचर्ड हो गया, लेकिन बचा क्या, डीएनए। बचा। अब सुनो,
अब सपोज हमने इसके अंदर ये डीएनए डाल दिया और एक डीएनए यहाँ पर था, ये डबल स्ट्रैंड है, दिख रहा है सिंगल स्ट्रैंड, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो अब हुआ क्या बेटा, जब तुमने R सेकेंड को लिया प्लस S3 को हीट किल्ड कर दिया और दोनों को एक मिक्सचर में ले लिया, तो जरा देखना R सेकेंड वाला बैक्टीरिया ये था और इसके बाहर तुमने उसको तोड़ दिया था, दैट मीन्स उसका केवल क्या था, डीएनए। अब सुनो, ये नेचर ने रखा कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बनते हैं, लेकिन बैक्टीरिया अपने अंदर वेरिएशन लाता है। तो नेचर ने उसको दिया कि भाई तुम्हारे अंदर गैमीट्स नहीं बनते हैं, हम तुम्हें एक यूनिक प्रॉपर्टी देते हैं कि बाहर तुम्हें कोई भी डीएनए मिले तुम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि इस सोल्यूशन में जो R3 का डीएनए था वो किसमें चला गया, S3 का डीएनए R2 में चला गया। ठीक है, अब जब आगे इसने अपनी प्रोजनी बनाई तो वो प्रोजनी R सेकेंड वाले तो फीचर थे, लेकिन साथ में क्या आ गया था, कैप्सूल भी आ गए थे, क्योंकि कैप्सूल वाला फीचर किस पर होता है, डीएनए पर। तो कैप्सूल आ गए और जहर किसमें भरा हुआ था, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी किसमें होती है, कैप्सूल में। बस, तो जब चूहे में दोनों का मिक्सचर करके लगाया गया तो कुछ देर में चूहे की बॉडी में S3 वाला डीएनए R2 के अंदर चला गया और अब R2 ने अपनी जो प्रोजनी बनाई वो R सेकेंड वाली बनाई, जिसमें वो डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ, हो सकता है, लेकिन जिसमें R2 में डीएनए ट्रांसफर हो गया था उसने जब अपनी प्रोजनी बनाई तो वो कैप्सूल वाली बनी, दैट इज इक्विवेलेंट टू S3, जहर उसमें था और अल्टीमेटली फिर चूहों में जो है निमोनिया डिजीज हुई और फिर निमोनिया डिजीज से उनकी डेथ हो गई। क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या चीज एस से निकलकर आर में गई, डीएनए। ग्रिफिथ को नहीं पता था, ग्रिफिथ को नहीं पता था। ग्रिफिथ ने कहा कि कोई चीज निकलकर S3 से R2 में गई, जिसकी वजह से R2 की नई प्रोजनी S3 वाली बनी। इसका मतलब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन वो था क्या, ग्रिफिथ को नहीं पता था, ग्रिफिथ को नहीं पता था। हुआ क्या बेटा, देखो from the above experiment, Griffith concluded that something was transferred from from S3 to R सेकेंड। बस, वो समथिंग क्या था पता नहीं चला। The ability of bacteria to pick up
DNA from solution, बायोटेक का टॉपिक is called competence and phenomenon is called transformation. बायोटेक इसी पर बेस है। जब हम कोई भी जीन प्लाज्मिड में लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसको हाथ से जोड़ने के लिए जाते हैं, सीधे सीधे हमने उसको जोड़ दिया और सोल्यूशन में हमारा प्लाज्मिड है जिस पर इंसुलिन का जीन लगा हुआ है, हमने उसमें बैक्टीरिया को छोड़ दिया, बैक्टीरिया उस प्लाज्मिड को पिकअप कर लेगा। ये बैक्टीरिया की एबिलिटी है, दैट इज कॉम्पिटेंस। और ये फिनोमेनन कहलाया क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या चीज ट्रांसफर हुई, लेकिन बता नहीं पाए। 4 साल के बाद में इन विट्रो एक्सपेरिमेंट किया। इसने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट किया, देखो ये क्वेश्चन फिर पीएमटी का। एवरी नाम बताया करो भाई, आगे आगे। मैक्लॉयड एंड मैककार्टी एंड मैककार्टी experimentally proved that transforming material or biochemical nature of genetic material that was DNA, not RNA, not protein। और ये एक्सपेरिमेंट कैसा था? इन विट्रो एक्सपेरिमेंट था। क्या था बेटा? इन विट्रो। यूजिंग एंजाइम, कौन कौन से? प्रोटीएजेज, आरएनए, डीएनए, RNAs and DNA। क्या हुआ? देखो ये H3 हीट किल्ड, ठीक है। एक में इन्होंने क्या डाल दिया बेटा?
प्रोटीएज, एक में क्या डाल दिया, RNA, और एक में क्या डाल दिया, DNA. डीएनए। अब इसको निकाल कर लाए और इसमें क्या पड़ा हुआ था, आर सेकेंड। इसमें कौन से बैक्टीरिया थे बेटा, आर सेकेंड। तो अब उसके बाद जब इसमें इन्होंने देखा कि आर सेकेंड भी थे, लेकिन यहाँ पर इन्हों और क्या मिल गए कुछ टाइम बाद, S3. S first. एस लिख दिया है, ठीक है ना, S3 नहीं आ पा रहा था, एस अंडरस्टूड समझो उसको, ठीक है। नेक्स्ट केस में फिर केवल क्या थे, आर सेकेंड, फिर इसको यहाँ पर मिलाया, यहाँ पर भी आर टाइप आए और यहाँ पर भी एस टाइप आए। तीसरे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे मिलाया, अब की बार सिर्फ क्या नजर आए, R type. पहले केस में जब प्रोटीएज डाला तो प्रोटीन खत्म हो गई थी लेकिन डीएनए जिंदा रहा था ना, Yes sir. हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, एस टाइप भी आ गए आर टाइप से। हो सकता है उन्होंने कहा आरएनए हो, फिर आरएनए डाल दिया तो भी एस टाइप बने, लेकिन जब कौन सा डाला बेटा, DNA. डीएनए खत्म हो गया होगा, और डीएनए खत्म होते ही आरएनए से सॉरी आर टाइप से एस टाइप नहीं बन पाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा था, प्रोटीन का, क्या डीएनए का, DNA. ये था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट वाज डीएनए नॉट आरएनए नॉट प्रोटीन। इसका मतलब ये हुआ जाकर कि दो क्वेश्चन बने, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किसने किया, ग्रिफिथ ने, और दूसरा क्वेश्चन बना बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन इन विट्रो किसने दिया, एवरी मैकलॉइड एंड McCarthy. बात आई समझ में। Yes sir. एक दूसरी जगह कुछ और एक्सपेरिमेंट चल रहा था बेटा, अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ट्रायल चलते रहते हैं। एक ट्रायल और चल रहा था बेटा प्रूफ करने का, उन्होंने लिया ऐसा मटेरियल जिसमें केवल था ही डीएनए और प्रोटीन, आरएनए था ही नहीं, तो और आसान हो गया प्रूफ करने के लिए कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या होगा, डीएनए या प्रोटीन। तो नेक्स्ट जो है पहला वाला था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन है ये बेटा बहुत अच्छा। तो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल में हम लोगों ने देख लिया, और उसके बाद में सेकंड वन जो है वो हमारा हो जाएगा कौन सा, बताओ, हर्शे एंड चेज वाले को क्या नाम दे, क्या यार, क्या हुआ, ट्रांसडक्शन बेटा, वायरस बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, दैट इज ट्रांसडक्शन। यही दो क्वेश्चन हो गए बेटा कि ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट और दूसरा क्या हुआ, ट्रांसडक्शन।
एनसीईआरटी ने लिखा नहीं कहीं पर, लेकिन ये ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है जिसको हमने पढ़ा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी ने इसमें एक लाइन लिख दी है बेटा, पहला एक्सपेरिमेंट तो था, थोड़ा सा शक था क्या होगा, आरएनए भी था उसमें, डीएनए भी था, लेकिन इसमें आरएनए की बात ही नहीं हुई। तो एनसीईआरटी ने लिखा कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? दोनों दिए होंगे, ग्रिफिथ वाला भी और ये वाला भी, तो कौन सा था वो? Hershey चेज। तो वही बात एनसीईआरटी ने कैसे लिखी? द अनइक्विवोकल, कोई मिस्टेक नहीं रही। अनइक्विवोकल मतलब अनमिस्टेकेबल, कोई मिस्टेक नहीं रही। The unequivocal proof that DNA is the genetic material। कहाँ से आया? Came from transduction experiment। of Hershey and Chase। in 19 काफी टाइम बाद 52, 20 साल लग गए थे। कैसे किया एक्सपेरिमेंट? सबसे पहले इन्होंने वायरस को लेबल्ड कराया। वायरस लेबल्ड कैसे होंगे? बैक्टीरिया के अंदर जाकर। एक बार उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर सल्फर को डाल दिया, एक बार उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर सल्फर को डाल दिया बेटा, और उसके अंदर वायरस को छोड़ दिया। अब उसके अंदर जो भी वायरस निकले, उन्होंने सल्फर को यूज किया होगा। और सल्फर हम जानते हैं किसका कंटेंट होता है, प्रोटीन का या डीएनए का? प्रोटीन का मतलब कुछ वायरस जो बैक्टीरिया से निकले, कुछ वायरस जो बैक्टीरिया से निकले बेटा, वहां पर हमें पता है कि उनका प्रोटीन कैसा हो गया होगा, एस, और कौन सा था? रेडियो एक्टिव लेवल्ड S35। S35। फिर कुछ वायरस को ग्रो कराया उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर, फास्फोरस डालकर रेडियो एक्टिव फास्फोरस जब डाला
तो हम जानते हैं कि फास्फोरस किसका कंपोनेंट होगा बेटा? फास्फोरस यहाँ पर आ गया होगा, रेडियो एक्टिव। लेकिन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो लोग नहीं देख रहे थे। हमने लिखा फास्फोरस और सल्फर ना, उनको नहीं पता था ये क्या है। उन्होंने बस बैक्टीरियोफाज को, बैक्टीरियोफाज, वायरस, इनको बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने मीडियम में अपना कल्चर करवाया। और ये T2 फाज थे बेटा, याद रखना। T4 भी होता है, T2 भी होता है। अब जब ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गए तो उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इनको वायरस, अब इन वायरस को जो है वो अटैक करवाया बैक्टीरिया पर। और ये बैक्टीरिया हमारे थे ई कोलाई। ये भी क्वेश्चन हो गया। ये अटैक हुआ, ये अटैक हुआ। जब इनका अटैक हुआ तो हमें मालूम है यहाँ से ये डीएनए आ गया होगा। इनको नहीं मालूम था, इधर से ये आ गया होगा। अटैक दैट मीन्स इन्फेक्शन, फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन के बाद में उनका प्रोटीन कोट हट जाए, इसके लिए सेकेंड स्टेप इन्होंने उस सेटअप को तेज से हिलाया, ब्लेंडिंग किया, ब्लेंडिंग करने से जो इसके साथ में अटैचमेंट थे वायरस कोट के, वो हट गए और जो डीएनए था वो अपना आ गया। अब तीसरे स्टेप पे जाकर इन्होंने आरपीएम से तेजी से सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। अब एनसीईआरटी में वही डायग्राम बना दिया ना, वही डायग्राम तो ना बनेगा सेंट्रीफ्यूगेशन में। सेंट्रीफ्यूगेशन ये टेस्ट ट्यूब में हुआ, ये लो भाई। सुपरनेटेंट किसे कहते हैं? बताओ भाई केमिस्ट्री में। यस। अब बेटा क्या हुआ, पहले केस में जो हमें रेडियो एक्टिविटी मिली किसकी? सल्फर की। तो वो कहाँ मिली? पहले केस में सल्फर की रेडियो एक्टिविटी हमने ट्रेस करी तो वो हमें सुपरनेटेंट में मिली। मतलब सुपरनेटेंट में हमें क्या मिला? सल्फर 35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। अब आप अपने आप बताओ, बैक्टीरिया का वेट ज्यादा होता है या वायरस का? बैक्टीरिया का।
इसका मतलब ऊपर हल्की चीज आती है या भारी चीज? हल्की हल्के क्या थे? वायरस, और वायरस का जो खोल आया वो ऊपर तक आ गया, और छोटी होने की वजह से जल्दी खत्म हो जाती है। डीएनए का था या प्रोटीन का? प्रोटीन इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या है? प्रोटीन सल्फर का कवर, दैट मीन्स वायरस का कवर। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में बेटा इनको फास्फोरस 32 डिटेक्टेड इन, ये डिटेक्ट कहाँ हुआ बेटा? और सिगरेट छोटी होने की वजह से जल्दी खत्म हो जाती है। बेटा बैक्टीरियल सेल। इसका मतलब अंदर क्या गया? सल्फर 35 गया बैक्टीरिया के अंदर या फास्फोरस 32? फास्फोरस 32 जब तुमने लगाया होगा तो फास्फोरस 32 वो प्रोटीन कोड पर लगा होगा जाकर या डीएनए पर? डीएनए पर। इसका मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर मटेरियल गया वो था फास्फोरस 32। इसका मतलब फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए। इसका मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर गया वो प्रोटीन ना होकर क्या था? डीएनए हो गया, बस अनइक्वल प्रूफ हो गया। एक लाइन, the above experiment shows that the genetic material, किसी को कुछ पूछना है? The genetic material is DNA, not the protein. ये माइक किसका ओपन है भाई? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। नीचे वाले पोर्शन को पैलेट भी कहते हैं। कभी आ जाए पैलेट में मिला, सेल में नहीं लिखेंगे, पैलेट लिख देंगे, कोई बात नहीं। पैलेट जो नीचे वाला पोर्शन होता है। अब जो जेनेटिक मटेरियल है a molecule that can act as genetic material, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। मस्ट fulfill the following criteria. मतलब हम सिंपल वे में कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है।
क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी, उसमें होना चाहिए रेप्लिकेशन, वो अपने जैसा दूसरा बना दे। दैट मीन्स genetic material should be able to generate its replica. Stability, डीएनए ज्यादा स्टेबल है या आरएनए? डीएनए। इसलिए हम डीएनए को मानेंगे। इट शुड केमिकली एंड आरएनए है। को और नहीं एक्सप्रेशन में
हो गया बेटा? अरे भाई गायब हो गए सभी लोग। यस सर। अब बेटा सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी और मंडे की क्लास की जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि हम उसको ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे, जैसा भी होगा वो हम आपको आपकी MS टीम और ग्रुप में डाल देंगे। मोस्ट प्रोबेबली अब हम ऑनलाइन ही करेंगे क्योंकि केसेस इंटेंसली बढ़ते चले जा रहे हैं। स्कूल में केसेस आ चुके हैं, बच्चों में इन्फेक्शन हो चुका है। कई स्कूल हैं फरीदाबाद के, उनमें ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सोसाइटीज़, उनमें केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो धीरे धीरे अब आप थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप करना कि अब हमें ऑनलाइन की तरफ ही जाना है। फिर भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको मंडे को बता देंगे। क्लियर? मंडे क्या, संडे की शाम को हम आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है? ओके सर। और ज्यादा डाउट्स लेने आ सकते हैं? नहीं, डाउट भी आपके, आप देखो जाकर, आपके डाउट जो है वो भी बने हुए हैं। मैं आपका डाउट का जो भी चीजें थी वो मैं डाल दूंगा MS टीम पर। जैसे ही ऑफलाइन डाउट होते थे, सॉरी ऑनलाइन डाउट सेशन चलता था, वैसा ही ऑनलाइन डाउट सेशन ही रहेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। कुछ बच्चे पहले सेंटर पे आ रहे थे, कुछ लोग ऑनलाइन आ रहे थे, तो हमने मोस्टली बैच आपस में जोड़े हुए थे। लेकिन अब आगे ऑनलाइन में प्रॉब्लम ना हो, बच्चों के नंबर ना ज़्यादा बढ़े, टीचर क्योंकि अकेला होता है, तो इसलिए अब हम उसको भी बाइफरकेट कर देंगे, अलग अलग बैचेस कर देंगे अलग अलग टीचर के लिए। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।